तो निक्की आई नहीं, शीलू भी आई नहीं, आप दो ही आए आज। तो पिछली क्लास में कौन था? आत्मिका आप तो थी ना पिछली क्लास में? सपना आप शायद नहीं थी, है ना, पिछली क्लास में। और आत्मिका आपके साथ कौन थे पिछली क्लास में? शीलू थी। हाँ, शीलू थी, आज आई नहीं। तो हम लोग ने पिछले क्लास में जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा किया था, और साथ ही थोड़ा हम लोग ने सारे पाठ्यक्रम के साथ जो है हम लोग यशोधरा की चर्चा कर रहे थे, है कि नहीं? मैथिली शरण गुप्त की कविता जो है यशोधरा, ठीक है सपना? ये कविता जो है हम लोग के पाठ में है, यशोधरा। तो पहले हाँ सपना कुछ बोल रहे हैं? मैम 4 चालू किया क्या? 4 बुक नहीं, ये तो मेरा फोन सीढ़ी चालू का है क्या? 5। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, पूछ रही है पार्ट 4 स्टार्ट हुआ क्या? क्या चालू है? पार्ट 4। 5-4 क्या है? पार्ट 4 3-4 में पढ़ना है ना। ये ऑनर्स का नहीं हो रहा है अभी सपना। ये जो है नॉन हिंदी जो आप लोग का जनरल पेपर है, सामान्य सब्सिडरी वाला। हाँ, हाँ, इसलिए 50 मार्क्स ये सपना नहीं आई थी ना। उसको क्या है, 50 अंक का या 100 अंक का है आत्मिका? मेरा 50 मार्क्स का है। हाँ, तो ये जो 50 मार्क्स का है ना सपना, हाँ जी वो मैम। आज हम पढ़ा रहे हैं। तभी तो वो शीलू भी है ना इसमें, ये 50 जो जिसको हम लोग जो सब्सिडियरी का जो है वो पढ़ा रहे हैं। और उसका पाठ्यक्रम में जो है हम लोगों को ये कुछ कविताएं पढ़नी है, निबंध पढ़ने हैं, जिसकी हम लोग ने पिछली क्लास में चर्चा किया था। और आप लोग का ऑनर्स का जो है 3 हम लोग ने विषय जो है टॉपिक खत्म कर दिया है। हिंदी कहानी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास और हिंदी नाटक का विकास, ये आप लोग का जो है ऑनर्स में खत्म हो चुका है। निबंध और आलोचना का विकास रह गया है। और साथ ही पेपर 4 मैं अगले हफ्ते से शुरू करूंगी, जिसमें जितने कहानी है ना ऑनर्स के लिए, यहाँ तो आप दोनों ऑनर्स के ही है ना, सम्मानित विषय के। तो पेपर 4 जो है मैं अगले हफ्ते से कहानी पर शुरू करूंगी, और निबंध और आलोचना का विकास बाद में लूंगी, क्योंकि 4 एकदम शुरू नहीं किया है। तो ये जो है नॉन हिंदी का है, 50 अंक का जो है वो जो है उस पर आज चर्चा हम लोग पहली कविता ले रहे हैं, यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा के जो कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का नाम आप लोग ने सुना है पहले? हाँ, आपने बताया था आत्मिका को, आपने बहुत अच्छी कविता का नाम लिया, तो कौन सी कविता थी? नर हो ना निराश करो हाँ, उनको। तो सपना आपकी जानकारी के लिए, ये मैथिली शरण गुप्त जो है ये द्विवेदी युग क्या, आधुनिक काल को हमने 4 भागों में बांटा। हाँ, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। हाँ, तो ये जो है आधुनिक युग काल के कवि है। और आधुनिक काल में भी ये कौन से काल के कवि है? द्विवेदी युग के। हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त जी का सपना, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 1886, 1886 मतलब 1886 ईस्वी में हुआ मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, 1886 में। और उनकी मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुआ। तो ये काफी लंबे, ये 78 साल में इनकी जो है मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई? 78 साल में। तो ये द्विवेदी युग ये इनका जो है भारतेंदु युग के अंतिम वर्ष में इनका जन्म हुआ। ठीक है आत्मिका? हाँ, द्विवेदी युग में इन्होंने कविता लिखना शुरू हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से। जैसा कि हमें पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी योगदान दिया। उन्होंने कई साहित्यकारों को गद्य और पद्य में खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। आधुनिक काल से पूर्व जो काव्य भाषा थी वो कौन कौन से थी हिंदी की प्राचीन रूप? आत्मिका कुछ याद है? हम जब कवि हाँ, जो आधुनिक काल से पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो कौन सी काव्य भाषा में थी हिंदी का, जिसे हम प्राचीन भाषा बोलते हैं? हाँ, जैसे सूरदास, तुलसीदास, इनकी भाषा ब्रज भाषा, सूरदास की अवधी भाषा,
अपभ्रंश, प्राकृत, तो ये सब जो है आधुनिक काल से पहले। सपना आ रहा है समझ में? कहाँ देख रही है जी सपना? मैम। आधुनिक काल से पहले, अभी आप ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है सपना? ध्यान से सुनिए। आ गई निक्की, चलो। आइए निक्की। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो मैं जो है अभी जस्ट आपका वेट काफी देर से किया जा रहा था और अभी जस्ट हमने शुरू किया है, ठीक है? और मैंने बता दिया कि आज से हमारा क्लास रिकॉर्डिंग होगा, तो आप लोगों की मर्जी पर कैमरा ऑन करिए, कैमरा नहीं कीजिए। कल को मैडम से लड़ने नहीं आइएगा कि मैडम हमारा वीडियो क्यों डाले। ये क्लास स्टडी मटेरियल इसलिए रिकॉर्डिंग है कि किसी कारणवश अगर किसी का छूट जाता है तो वो इसे जो है अटेंड कर सकती है, और जो है जो भी क्लास का छूटा है तो उसे पूरा कर सकते हैं। हर समय जो है नेटवर्क का किसी ना किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? सुनाई दे रहा है निक्की मेरी आवाज आपको? हाँ। तो हाँ अभी मैम। हम लोग जो है आज हम लोग यशोधरा कविता पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की। ये नॉन हिंदी 50 मार्क्स का जो आप लोगों का है, 50 या 100 मार्क्स का। तो हम लोग यशोधरा कविता के कवि जो है मैथिली शरण गुप्त पर चर्चा हो रही है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ, 1886 में, और उनकी मृत्यु 1964 में, हाँ, 1964 ईस्वी में हुआ। और ये इन्होंने जो लिखना प्रारंभ किया वो आधुनिक काल के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 4 काल थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, तो इन्होंने द्विवेदी युग से लिखना प्रारंभ किया और छायावादोत्तर काल तक ये लिखते रहे, क्योंकि 1964 में इनकी मृत्यु हुई। द्विवेदी युग जो है 1918 से, हाँ, छायावाद 18 से 36, फिर छायावादोत्तर युग 36 से लेकर जो है अब तक। तो ये काफी लंबे काल के कवि रहे हैं, और इन्होंने द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने कविताएं लिखी। इन कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक भी कुछ लिखे। तो इन्होंने जो है, इनका जो समय था, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैंने बताया जी, उन्होंने जो है गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली लिखने के लिए सभी को प्रेरित किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इन्होंने जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से काव्य लिखी, और इनकी जो कविता उस समय से जो है, माहौल क्या था, अंग्रेजों का शासन था, देश में स्वाधीनता की लड़ाई हो रही थी, तो इनके काव्य में वे सारी बातें आ जाती है कि राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना, क्रांतिकारी भावना, प्राचीन संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति के गौरव की बात इनकी कविताओं में आ जाती है। तो ये इनके कविता का विषय है। और द्विवेदी युग में ये सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रेरणा से कई लोगों ने स्वाधीनता, इनकी कविता में इतनी दम थी कि इनकी प्रेरणा से, काव्य की प्रेरणा से जो है कईयों ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। ये खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे मैथिली शरण गुप्त, और जेल भी गए। तो इन्होंने जो है, इनका जो है भारत भारती, ये जो है कविता जो है भारत भारती, ये 1912 में लिखी गई, ये काफी प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें जो वर्तमान काल में, भारत भारती कविता में वर्तमान काल में क्या स्थिति देश की है, कैसे गुलामी की स्थिति है, अंग्रेजों के अत्याचार की, भारत की दुर्दशा की, ये सब वर्णन बताया। उसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में जो है कैसे हम पराधीन हो गए, और फिर अतीत के गौरव की बात करते हैं ये अपने भारत भारती में, कि कैसे हमारी जो संस्कृति सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था हमारा देश, और फिर भविष्य में जो है हम किस प्रकार से क्रांति के द्वारा, स्वाधीन के द्वारा एक स्वाधीन भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है उनकी जो है प्रेरणा थी, राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना। और तब 1930 में जब महात्मा गांधी भी इनके संपर्क में आए और उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी तो इसलिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, जी क्या बोल रहे हैं?
राष्ट्रकवि तो दिनकर थे ना। राष्ट्रकवि दिनको का भी दर्जा दिए, हाँ इनको भी दिया है राष्ट्रकवि का, ठीक है। राष्ट्रकवि जिस कवि में राष्ट्रीयता की भावना है, देशभक्ति की भावना, तो उन सभी को जो है राष्ट्रकवि की दर्जा इनको भी दिया गया। इन्हें कई जो है पुरस्कार भी मिले मैथिली शरण गुप्त जी जी को। तो एक भारत भारती, और इनका एक सबसे जो प्रसिद्ध, देखिए कविता भी जो है ना दो तीन प्रकार की होती है, जैसे कि हम कथा साहित्य में उपन्यास और कहानी बोलते हैं, एक बड़ी विधा है उपन्यास और कहानी छोटी विधा है। जी इसी तरह कविता में भी कई प्रकार है। महाकाव्य, मतलब जो बहुत, जी जिसमें महाकाव्य क्या है, जिसमें हम कथा कहते हैं काव्य के माध्यम से, उसमें कई प्रसंग हो, वैसे ही जैसे उपन्यास में कई प्रसंग, कई पात्र हो सकते हैं, कई घटनाएं हो सकते हैं, उसको बोलते हैं महाकाव्य। हाँ, जैसा हम जी कथा साहित्य में हम उपन्यास बोलते हैं, वैसे कविता में जो लंबी विधा है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने जी कई रचनाएं लिखी, और उसमें से उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जो है उसका नाम है साकेत। क्या नाम है? साकेत। ये सबसे साकेत प्रसिद्ध उनकी रचना है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। अब अयोध्या है तो कथा किससे जी संबंधित होगी? राम अयोध्या, जी से। राम की। लेकिन देखिए, लेकिन इस कविता की क्या विशेषता है? भले ही ये राम की कथा से संबंधित है, लेकिन इसमें प्रमुख जो नायिका है वो सीता नहीं है। इस काव्य में जो प्रमुख नायिका है उर्वशी है। उर्वशी कौन थी? जी बताइए। उर्मिला मैम। हाँ सॉरी सॉरी, उर्मिला मैम उर्मिला, उर्मिला। उर्मिला कौन थी? राम लक्ष्मण की वाइफ थी। हाँ, लक्ष्मण की पत्नी। तो क्या है कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका में वे सबको प्रेरित करते थे, तो उन्होंने एक निबंध लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसमें उन्होंने जताया कि जो कवियों की जो है, जितने भी कवि लेखक है, इन्होंने राम की तो भक्ति कर दी, सीता की भी महानता कर, लेकिन किसी ने उर्मिला के ऊपर कुछ नहीं लिखा, जो लक्ष्मी, जिसका त्याग उनके अनुसार काफी बड़ा था। सीता तो राम के साथ ही रही ना, वनवास सीता क्या अपने पति के साथ वनवास काटी, लेकिन असली वनवास कौन काटी? उर्मिला, क्योंकि उसका पति तो 14 वर्ष उसके साथ ही नहीं था। तो उन्होंने एक निबंध लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और इस निबंध को पढ़कर वे प्रेरित हुए। कौन? मैथिली शरण गुप्त। और तब उन्होंने कल्पना से जो है साकेत ये महाकाव्य लिखा, जो काफी चर्चित रहा। इसमें उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, पहले शुरुआत में उर्मिला और लक्ष्मण जब साथ में थे उनके हास्य विनोद का वर्णन किया। फिर साथ में जो है कि कैसे जब ये लक्ष्मण चले गए राम और सीता के साथ, तो उर्मिला की पूरी विरह वेदना का उन्होंने अत्यंत गहराई से वर्णन किया। साथ ही इसी में जो है जी एक और नायिका जो प्रधान रूप से है वो कैकेयी। कैकेयी का ये भी 7 खंड में कांड में है। तो कैकेयी का जो पश्चाताप है, कि वो किस प्रकार से कैकेयी जो है पछताती है, वो जो मिलते हैं वो लोग बाद में, भरत जाता है राम को मनाने के लिए, तो वहां कैकेयी का भी जो है प्रसंग जो है, इसमें दो स्त्री को काफी जो है दर्जा दिया गया, और उन जहां इनकी महानता को बताया उर्मिला की, कि उसके त्याग को, समर्पण को इसमें प्रकाश दिया, वहां कैकेयी का पश्चाताप जो है इस कविता में जो है अधिक प्रकाशित किया गया। अधिक ठीक है। जी तुम क्योंकि देखिए अभी पढ़ना तो हमें यशोधरा है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की जो महाकाव्य है, प्रमुख रचनाएं हैं, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत भारती की हमने चर्चा कर दिया, साकेत के, अब हम इसी तरह उनका पंचवटी है, जयद्रथ वध है, तो ये और अन्य रचनाएं जो है, और उन्होंने कुछ जो है नाटक भी लिखे। अब हम आते हैं यशोधरा। यशोधरा कौन थी? आत्मिका उस दिन थोड़ा, हाँ, गौतम बुद्ध। हाँ, यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो ये जो कविता है, और आप लोगों के जो इसमें पाठ्यक्रम में है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये लंबी कविता है। जी ये अब ये महाकाव्य नहीं, ये खंड काव्य है। तो 3 प्रकार के जो है काव्य होते हैं। एक महाकाव्य जो उपन्यास के समान लंबी कथा, कई प्रसंग, कई पात्र। दूसरा खंड काव्य, केवल एक प्रसंग को लेकर बड़ी घटना का वर्णन करना, मतलब और एक चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य, मतलब उसमें दोनों मिश्रित, थोड़ा गद्य भी भाषा आ जाती है और पद्य भी।
तो कई ने जो है इसे जो है चंपू काव्य माना है यशोधरा को, मतलब इसमें पद्य भी है, काव्य भी है, जी लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई कहानी बढ़ रही है हमारे सामने। तो इसका जो जी सारांश मैं बता दूंगी, उसके बाद मैं कविता दिखाऊंगी आप लोगों को स्क्रीन में। ये कविता हम लोग पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। सारांश ये है कि सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जिनका राजा थे, हाँ, वो किस प्रकार से अपनी पत्नी और बेटे को जो है रात में सोते हुए छोड़कर चले गए थे। वो जो दिव्य ईश्वर के दिव्य दर्शन करने के लिए, अच्छे मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए, जो है प्रेरणा देने के लिए, वो घर राजपाट ये सुख त्याग सब गए। तो जी इसमें जो है उनकी पत्नी यशोधरा की वीर व्यथा को प्रस्तुत किया गया है कि उसको, यशोधरा को इस बात का दुख है कि, दो पंक्ति है इसका कि सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, यानी कि मेरे स्वामी गौतम बुद्ध जो है सिद्धि प्राप्ति के लिए घर त्याग करके गए, ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। कि उन्होंने जो है अपना सुख नहीं देखा, लोगों को एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, जनता की का दिया, जो कल्याण की भावना सोचे, तो सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात है मेरे लिए, लेकिन पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो क्या है, मुझे बिना बताए चले गए, चोरी चोरी गए, चुपके से चले गए, इसी बात का जो है मुझे बहुत बड़ा जो है धक्का लगा, व्याघात लगा, चोट लगा, दुख पहुंचा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगी। उसमें ये कविता है, एक एक आप लोग उसका पद पढ़िए, मैं उसकी व्याख्या करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अभी जी कविता दिखाती हूँ, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, हम कविता पढ़ेंगे और व्याख्या बहुत आसान कविता है, क्योंकि खड़ी बोली है तो इसको समझना भी जो है आसान है। जी